एक आलीशान कमरा जो आज पूरा गुलाबों की पंखुड़ियों से महका हुआ है। अंदर बेड पर बैठी हुई लड़की को कमरे में अचानक किसी के आने की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो एक बार फिर संभलती है। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और किसी के पैरों की अंदर आने की आवाज़ तेज हो जाती है, जिसे सुनकर वो लड़की अपने हाथों में बेड की चादर को कसकर पकड़ लेती है। अंदर आकर वो शख्स बेड पर बैठकर उस लड़की का घूंघट उठाता है। लड़की की नज़रें नीचे झुकी हुई होती हैं। शायद उसके दिमाग में उस समय कुछ चल रहा होता है। वो डरी सहमी सी अपनी नज़रों को ऊपर उठाकर देखती है तो सामने उसे एक चेहरा नजर आता है। उस चेहरे को देखकर वो और ज़्यादा डर जाती है और उससे बोलती है, तुमने आज भी शराब पी रखी है? शख्स ने कहा, अब मेरे पास इस शराब के अलावा बचा ही क्या है। अब तो तुम खुश होगी ना, तसल्ली मिल रही होगी मुझे ऐसे देखकर। मुझे खुशी क्यों मिलेगी? क्यों? खुशी क्यों नहीं मिलेगी तुम्हें? आखिर आज तुम्हारा सपना पूरा जो हो गया, तुम्हें इतने पैसे वाला पति जो मिल गया है, अभय सिंह द ग्रेट बिजनेस टाइकून से तुम्हारी शादी हुई है। जो तुम्हें मेरे पैसे से ही तो प्यार है, तभी तो तुमने मुझसे शादी की है। क्यों है ना? मुझे तुम्हारे पैसे से कोई मतलब नहीं है अभय। और रही बात शादी की, तो तुम मेरी शादी करने की वजह अच्छे से जानते हो। चलो ये सब छोड़ो, आज तो हमारी सुहागरात है। आखिर तुम्हें इसी दिन का तो इंतजार था ना, है ना रूही? रूही यह बात सुनकर और भी घबरा जाती है। दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ने लग जाती हैं। हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। अभय उसकी तरफ बढ़ता है। रूही अभय को अपने पास आता देखकर डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभय उसके इतने पास होता है कि रूही उसकी सांसों की गर्माहट साफ महसूस कर सकती थी। तभी अचानक अभय उसके पास बढ़ने की बजाय रूही को जोर से धक्का देकर गुस्से से बोलता है, तुम्हें क्या लगा कि तुमने मुझसे शादी कर ली तो तुम मेरी वाइफ बन जाओगी? तुम मेरी वाइफ इस रूम के बाहर हो। यहाँ तो तुम सिर्फ एक घटिया लड़की हो जिसे सिर्फ मैं नफरत करता हूँ। नफरत। तुम्हें मैंने तुम्हारी असली जगह दिखा दी है। इसी लायक हो तुम, समझी? इधर रूही का जोर से धक्का लगने के कारण जोर से चोट लग जाती है, जिसके कारण उसे काफ़ी दर्द हो रहा है। दर्द के कारण अब उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, पर अभय को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। रूही सुबकते हुए अभय से बोलती है, तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे पैसे के ही पीछे हूँ? तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी, बस मजबूरी। नहीं, तुम्हारी यही इच्छा थी, तभी तो तुम्हारे चक्कर में सबने मेरे ऊपर तुमसे शादी करने का जोर दिया। लेकिन रूही, उस समय तो मैं मजबूर था, लेकिन अब देखना, तुम्हारे लिए ये शादी फांसी का फंदा बनेगी और तुम उस पर लटकोगी। तुम्हारी लाइफ इस कमरे के अंदर अब किसी नरक से कम नहीं होगी। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू, माई डियर वाइफ। मुझे पता है तुम्हें लगता है इन सब के पीछे मैं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इन हालातों का कारण तुम खुद ही हो। तुम ना उस दिन वो हरकत करते और ना वो होता। उसे बीच में रोकते हुए अभय बोला, वो सब भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मैं सिर्फ तुमसे नफरत करता हूँ, इसलिए अब तो ये चेहरा देखना भी नहीं चाहता। इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अभय के जाते ही रूही ने भींगी पलकों से अपने अंतर मन से कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बदल जाओगे। तुम्हें देखकर कौन कह सकता है कि कभी हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और आज तुम्हें मेरी शक्ल देखना भी गंवारा नहीं। क्या दिन थे वो भी। रूही सुबकते हुए आंख नीचे कर कॉलेज की यादों में खो गई। उसे वो दिन याद आया जब 3 जुलाई को पहली बार कॉलेज में उसकी मुलाकात अभय से हुई थी। किरोरी में कॉलेज में रूही का पहला दिन था। कॉलेज में वो अपनी क्लास ढूंढते ढूंढते कैंटीन के पास पहुंच गई। उसे कुछ अजीब सा शोर होते सुनाई दिया। उसने उधर देखा झाँककर, तो उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये शोर किस बात का हो रहा है। जानने के लिए उसने अपने पैर जब थोड़े और आगे बढ़ाकर वो कैंटीन के अंदर घुस गई, तो सामने एक काली रंग के जैकेट पहने लंबे कदकाठी का लड़का बैठा था, जिसको घेरे सामने कुछ कॉलेज के और भी बच्चे खड़े थे। कुर्सी पे बैठे लड़के ने सामने खड़े लड़के से कहा, तुमसे कहा ना करो वह करो, सुनाई नहीं दिया क्या? रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने माहौल देखकर अंदाजे से कहा, शायद यहाँ कॉलेज में रैगिंग चल रही है। रूही का बचपन से उसके पापा ने सिखाया था कि जहाँ कभी कहीं भी गलत होता दिखे तो चुप बैठकर तमाशा नहीं देखना चाहिए। तो अब कहाँ वो चुप बैठने वालों में से थी, जब वो जानती थी कि रैगिंग एक अपराध है जो सभी कॉलेजों में बैन है। कुर्सी पर बैठे लड़के की बगल में खड़े दूसरे लड़के ने कहा, समझ नहीं आया कि जब भाई ने कहा है तो वो काम करो। तभी रूही बीच में आकर बोली, क्यों करे ये जो तुमने कहा है?
तुम्हें क्या लगता है अपनी ही चलाओगे? हम पर जबरदस्ती है क्या? हम सब चुपचाप तुम्हारी बातों को सुनेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम जो कर रहे हो ना वो बिल्कुल सही नहीं है। वहाँ खड़े सब लोग अब उसे घूर कर देखने लगे, क्योंकि उन्हें रूही की बातें कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रही थी। रूही ने उनकी नज़रों पर ध्यान न देते हुए अपना बोलना चालू रखा। आप सबको देखकर लग रहा है कि जैसे आप इस कॉलेज के गुंडे हो, और अगर हो भी न गुंडे तो आप अपने लिए ही होगे, हमारे लिए नहीं। हम जैसे मासूम बच्चे यहाँ कॉलेज में पढ़ने आते हैं, इसी वजह से आपके सामने यहाँ खड़ा वो लड़का कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई चुप रहेगा। मुझे देखकर पता तो लग ही गया कि मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ, और अब मैं तुम सबकी कंप्लेन सीधे जाकर डीन से करूँगी। कुर्सी पर बैठा लड़का एकदम से खड़ा हो गया और रूही की तरफ बढ़ा और उसके नज़दीक पहुंचकर उसकी कलाई को मरोड़ते हुए उसे घुमाकर पीछे कर दिया और उसके कानों के पास अपने होंठ लगाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? गुंडा? चुप बैठने वालों में से नहीं हो तुम? तो बताओ अब क्या करोगे? अरे अभय, चलो ना आज, किसी ने हमें आखिर पहचान ही लिया। देखो, हमें इस लड़की ने गुंडा कहा। पास खड़े लड़के मुस्कुराते हुए कहे। रूही अभय की पकड़ में बुरी तरह फंस चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके उसने आगे कहा, हो तो इसमें गलत ही क्या है? और क्या गलत कह दिया मैंने? आप यहाँ पर सब गुंडागर्दी ही तो कर रहे हो। मैं जानती नहीं क्या? इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि समझ ना आए। सब समझ चुकी हूँ मैं। आप इनके साथ ज़बरदस्ती रैगिंग करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? रूही का हाथ छोड़ते हुए वो लड़का और जोर से हंसा और रूही के चेहरे के सामने जाकर आंखों में आंखें डालकर उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, व्हाट रैगिंग? दिमाग सही तो है तुम्हारा? भांग खाकर आई हो क्या, जो बिना कुछ सोचे समझे हवा में गोली चलाए जा रही हो? भांग मैंने नहीं, तुम सबने खाई होगी, तभी तो जो चीज़ सामने है वो कर रहे हो। शायद तुम जानते नहीं, इसके लिए तुम कॉलेज से हमेशा के लिए रस्टिकेट हो सकते हो। अच्छा, तो तुम रस्टिकेट करवाओगी हमें? एक गहरी सांस भरते हुए उसने कहा, तुम जाओ यहाँ से और अपना काम करो। लगता है कॉलेज में नहीं आई हो, तो तुम्हें मैं एक फ्री एडवाइस दे रहा हूँ। अगर कॉलेज का फर्स्ट डे लास्ट डे न बनाना चाहती हो तो अपने काम से काम रखना सीखो, समझी? तभी अभय के बगल में खड़े विशाल ने अभय को आंख मारते हुए रूही से कहा, अगर तुम अभी नहीं गई ना तो कहीं हम तुम्हारी रैगिंग न शुरू कर दें, इसलिए मौका है, चली जाओ, नहीं तो अभय तुम्हें छोड़ेगा नहीं। रूही ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे लोगों से डर कर चली जाऊंगी? कभी नहीं। और अब तुम जाओगे इस कॉलेज से बाहर। रुको, अभी जाकर शिकायत करती हूँ। कहकर वो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एकदम से अभय उसके आगे आ गया और बोला, देखो, तुम गलत समझ रही हो, वैसे भी यहाँ बात कुछ और ही है। रूही ने कहा, ओ रियली? जैसे मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है ना? भगवान ने मुझे भी 2 आंखें दी हैं, 2 कान भी दिए हैं, और तुम्हारी बातों को मैंने सुन लिया है। मिस्टर, मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं, सब समझ आ रहा है मुझे कि क्या हो रहा है यहाँ। ये कहते हुए रूही फिर आगे बढ़ी तो अभय ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया। रूही ने जब ये देखा कि अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया है तो अब वो अपने आपे से बाहर होगी और उसने एक थप्पड़ अभय के गाल पर जड़ दिया। सभी ये देखकर दंग रह गए। दंग रहना भी बनता है उसका भाई, क्योंकि अभय कॉलेज के होनहार बच्चों में से तो था ही, और साथ ही साथ कॉलेज के ट्रस्टी विराट सिंह का बेटा भी था। किसी ने आज तक उसे छूना तो दूर, कभी उससे काम की बात के अलावा कोई और बात भी नहीं की थी। अभय ने आज तक कभी किसी से थप्पड़ भी नहीं खाया था। वो गुस्से से तिलमिला गया, पर उसने अपना गुस्से को दबाते हुए दांत भींचकर कहा, तुम कोई भी हो, नाउ आई डोंट केयर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अब आज तक मेरे माँ बाप ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, तो तुम कहाँ था अपने काम से काम रखना तुम? रूही उसकी बातों को काटते हुए बोली, अगर तुम्हारे माँ बाप ने मारा होता ना तो शायद तुम ये गलती कभी नहीं करते। अभय ने कहा, गलती? कौन सी गलती? तुम्हें पता भी है कि यहाँ क्या हो रहा है? जिस इंसान की तुम इतने देर से साइड लिए जा रही हो, जरा इससे पूछना कि उसने क्या किया है। तुम जानती भी हो इसने इस लड़की के साथ बदतमीजी की थी, तो हम सब उसे सॉरी बुलवा रहे थे, और तुम? कहकर अभय गुस्से से वहाँ से चला गया, क्योंकि थप्पड़ खाने के बाद वहाँ उसका रुकना बेकार ही था। आज पहली बार जो थप्पड़ खाया था उसने। अभय की कही बातों से रूही को अब अपनी गलती का एहसास हुआ और वो खुद में बड़बड़ाने लगी, रूही की बच्ची, तू सच में पागल है। पहले पूरी बात को समझ तो लेती कि यहाँ क्या हो रहा है। बेकार में घुस गई बीच में। इससे कहते हैं आ बैल मुझे मार।
मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस बेचारे को थप्पड़ भी मार दिया। अभय के जाने के बाद विशाल ने उस लड़के से कहा, ओ हीरो, मांग रहा है माफ़ी या लगाएं? दो चार कान के नीचे उस लड़के ने सामने खड़ी लड़की से माफ़ी मांगी और शर्मसार वहाँ से 9-2-11 हो गया। फिर विशाल भी वहाँ से जा ही रहा था कि तभी रूही ने उससे कहा, सुनिए। विशाल पीछे मुड़ा और रूही की तरफ बढ़ते हुए बोला, अब क्या सुनने को बचा हुआ है? इतना तो सुना दिया है तुमने। रूही ने रुहासी शक्ल बनाते हुए कहा, सॉरी। वो हम विशाल ने कहा, सुनो, अगर इतना ही सॉरी मांगने का शौक है ना तो मेरे यार से मांगो, मुझसे नहीं। सही कहता है कि इन लड़कियों से दूर ही रहना चाहिए, इनका दिमाग घुटनों में होता है। बताओ भाई, मेरे यार को एक अच्छे काम के लिए भी थप्पड़ जड़ दिया। रूही ने कहा, सॉरी, हम उनसे भी माफ़ी मांग लेंगे, मगर अगर आप बताएंगे कि वो कहाँ मिलेंगे तब तो। कसम खाते हैं, हमसे यह सब अनजाने में हो गया। हाँ हाँ ठीक है मोहतरमा, समझ गया मैं। वैसे तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं कि भाई का कोई ठिकाना नहीं, वो कौन से टाइम कहाँ होते हैं कोई नहीं जानता। कहकर विशाल वहाँ से चला गया। रूही खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, रूही अब कहाँ ढूंढेगी उसे? तो उन्हें कहते हुए अनायास ही उसकी नज़र घड़ी की सुइयों पर पड़ी। ओ माय गॉड, टाइम भी हो गया। तेरी क्लास, पहले दिन ही लेट, ऊपर से कहकर क्लासरूम की तरफ वो बढ़ गई। क्लास ढूंढते हुए आखिरकार उसे अपनी क्लास मिल ही गई। क्लास में घुसते ही उसकी सांसें कुछ नॉर्मल हुई क्योंकि अभी तक प्रोफेसर आए नहीं थे। क्लास में सब आपस में एक दूसरे से बातचीत करने में बिजी थे, इसलिए उसने किसी से भी कुछ बात करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो रायता उसने बाहर फैलाया है वो दोबारा यहाँ फैले। वो जाकर आगे की सीट पर बैठ गई। तभी पीछे से आकर एक लड़की उसकी बगल में आकर उसकी सीट पर बैठ गई और बोली, हाय मैडम। रूही ने आवाज़ की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। वो बोली, टीना तू? हाँ, तो क्या करती, कितनी ही दूर जाने की कोशिश करूं पर हाय रे मेरी फूटी किस्मत, हम दोनों को हमेशा एक जगह ले ही आती है। अच्छा, तो तू दूर जाना चाहती है मुझसे? हाँ, ख्याल तो यही था, पर देख। रुक बेटा, बताती हूँ तुझे। अच्छा रुक, रुक ना, मजाक कर रही थी। इतना भी नहीं समझती मुझे तू? मेरी जान है तू, ऐसे कैसे दूर हो जाऊंगी तुझसे? सब समझती हूँ। अच्छा ये बता, तो मुंबई जाने वाली थी और वहीं कॉलेज भी करने वाली थी? हाँ यार, इरादा तो ऐसा ही था, पर पापा का ट्रांसफ़र रुक गया और मुझे अपनी जान से जुदा थोड़ी ना होना था, तो फिर मैंने भी यहीं एडमिशन ले लिया। फिर तूने बताया क्यों नहीं मुझे? ले, अगर बता देती तुझे तो सरप्राइज़ कैसे देती? पता है कब से वेट कर रही थी। तो इतना लेट क्यों आई क्लास में? क्या बताऊँ यार। उसके बाद रूही ने उसको सारी बात बता दी जो थोड़ी देर पहले उसके साथ घटी थी। टीना रूही की बात सुनकर बोली, तू ना सच में पागल है। तूने इस बेचारे को खामखा थप्पड़ मार दिया, फिर तूने उसे सॉरी बोला या नहीं? ओह, भले दिन ही तो कांड कर बैठी ना, जानबूझ के थोड़ी किया है। और रही बात सॉरी की, तो वहाँ से तुरंत वह निकल गया था, पर अगली बार जब मिलेगा तब पक्का सॉरी बोल दूंगी और माफ़ी भी मांग लूँगी। वो बात तो कर ही रही थी, तभी क्लास में प्रोफेसर आ गए। आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास ही थी। रूही और टीना क्लास लेने के बाद कॉरिडोर से दूसरी क्लास की तरफ जा रही थी। एकदम से टीना का फ़ोन बजा। फ़ोन उसके बॉयफ्रेंड का था। जब रूही की नज़र उसके फ़ोन पर पड़ी तो उसने मस्ती करने के लिए एकदम से उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और फ़ोन लेकर दूसरी तरफ भागने लगी। टीना ने कहा, रूही की बच्ची, मेरा फ़ोन वापस कर, नहीं तो मैं, कहते हुए उसके पीछे भाग रही थी। रूही, नहीं तो हो क्या करेगी बता? नहीं करूँगी मैं कुछ भी, वापस दे मेरा फ़ोन। तेरे मजनू से चंद मिनटों की दूरी भी तुझे बर्दाश्त नहीं? अरे देखो तो क्या हुलिया बना लिया है। अच्छा ठीक है, अगर चाहिए ना तो पहले पकड़ के दिखा मुझे और ले, इट्स वेरी सिंपल। रूही का ध्यान आगे से ज़्यादा पीछे भागते टीना पर था। तभी रूही भागती हुई आगे जाकर एक लड़की से टकरा गई। रूही ने लड़की की तरफ देखा। लड़की ने रेड कलर की घुटनों से भी छोटी वन पीस ड्रेस पहन रखी थी। देखने में वो किसी हाई सोसाइटी से लग रही थी। रूही जैसे ही संभलते हुए सॉरी बोलने ही वाली थी, तभी सामने खड़ी लड़की ने कहा, यू ब्लडी बीच, तुमने मेरा फ़ोन गिरा दिया। आंखें क्या फूट गई हैं तुम्हारी जो दिखता नहीं? जैसे ही वो लड़की रूही पर चिल्लाई, आसपास से गुजरने वाले सभी उसको देखने लगे। उन लोगों में अभय भी था। रूही को लड़की की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कोई नया सीन नहीं क्रिएट करना चाहती थी, इसलिए उसने उसे सिर्फ सॉरी कहा। लड़की ने फिर चिल्लाते हुए कहा, सॉरी? सॉरी माय फुट।
देखकर नहीं चल सकती थी? इतना महंगा मेरा फ़ोन नीचे गिरा दिया, अब उठाकर दो मुझे। रूही ने कुछ न सोचते हुए उसे उसका फ़ोन उठाकर दे दिया। रूही फ़ोन देकर जैसे ही जाने लगी, लड़की ने कहा, मिस, कहाँ चली? मेरा फ़ोन तेरा बाप से ही करवाएगा क्या? जब रूही ने यह सुना तो उसके अंदर का गुस्सा फिर बाहर आ गया और पीछे मुड़ी तो उसने उसी लड़की का फ़ोन उसके हाथ से लेकर दोबारा नीचे फेंक दिया और उस पर जोर से 2-3 बार पैरों से चोट कर दी, जिसके कारण उस लड़की के फ़ोन की हालत बद से बदतर हो गई। अपने फ़ोन की यह हालत देखकर उस लड़की ने उस पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी रूही ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया और कहा, ये हाथ कहीं और चलाना, समझी? तुमसे मैंने सॉरी कहा ना? पर नहीं, तुम्हें शायद इज्जत हजम नहीं होती, तभी तो प्यार की भाषा समझ नहीं आई तुम्हें। तुम शायद यही भाषा समझती हो। और आज के बाद किसी भी बात में किसी के पापा को मत लाना बीच में, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़की को काफ़ी दर्द हो रहा था। उस लड़की ने दर्द से आहे भरते हुए कहा, ठीक है, नहीं लाऊंगी, पर मेरा हाथ तो छोड़ो। रूही ने कहा, अब आ गई ना लाइन पर? कहते हुए रूही ने उसका हाथ छोड़ दिया। दूर खड़ा अभय सब देखकर मुस्कुरा रहा था और बोला, इस लड़की में दम तो है बॉस। नहीं तो ईशा की बदतमीजी का जवाब आज तक किसी ने पलट कर नहीं दिया, क्योंकि सब कॉलेज में उससे डरते थे, पर ये लड़की बेखौफ सी उसके सामने डट कर खड़ी रही। मानना पड़ेगा, बात तो है बंदी में, जो आज तक नहीं हुआ वह सब हो रहा है। कहते हुए अभय अपने गाल पर हाथ सहलाने लगा। ईशा ने कहा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरा सबके सामने हाथ पकड़कर सही नहीं किया, और तो और ऊपर से मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया। अब देखना मैं क्या करती हूँ। रूही ने कहा, हाँ हाँ पता है मुझे, मैंने क्या किया है। सही गलत की पहचान है तुमसे ज़्यादा। अभी जाओ और जो ये शक्ल पर 12 बजे है, इस पहले इस रंगत को दूर करो, ठीक करो अपनी शक्ल। ईशा पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। रूही के पास खड़ी टीना ने रूही के पास आकर कहा, क्या ज़रूरत थी तुझे पंगा लेने की? रूही ने कहा, मैं भी पंगा नहीं करना चाहती थी, लेकिन तू तो जानती है मेरे पापा को कोई बीच में लाए वो मुझे मंजूर नहीं। खैर छोड़, चल क्लास में चलते हैं, वैसे भी टाइम हो गया है। चलते हैं, पर पहले मेरा फ़ोन तो दे। अरे हाँ, फ़ोन, चल तू भी क्या याद करेगी। मिला ले दोबारा अपने बॉयफ्रेंड को, वहाँ वो भटकती आत्मा की तरह भटक रहा होगा। फ़ोन जो काट दिया था मैंने। टीना फ़ोन लेने के बाद एक मैसेज टाइप करती है और रूही के साथ क्लास की तरफ बढ़ जाती है। तभी रूही के फ़ोन की घंटी बजती है। आवाज़ सुनकर वो अपने पॉकेट से फ़ोन को निकालकर जब स्क्रीन पर नंबर देखती है तो उसके हाव भाव अचानक बदल जाते हैं। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। जब रूही का फ़ोन रिंग हुआ तो उसने पॉकेट से फ़ोन निकालने के बाद नंबर देखा। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। उसके चेहरे पर पसीने छूट गए, हाथ पैर लड़खड़ाने लगे। पास खड़ी टीना उसके हाव भाव को साफ साफ देखा तो उसने कहा। रूही ने कांपते हाथों से फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। टीना ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, उसी का कॉल है क्या? रूही ने कांपती सी आवाज़ में कहा, हाँ। तो तू अपना नंबर चेंज क्यों नहीं कर लेती? यार कितनी बार तो चेंज कर चुकी हूँ, पर क्या फ़ायदा? पता नहीं, कहीं ना कहीं से वह मेरा नंबर ढूंढ ही लेता है। ब्लॉक भी कर देती हूँ, पर फिर भी नई नई सिम से मेरे पास कॉल करता है। तो भैया को क्यों नहीं बता देती? ना मुझे बताने देती, ना खुद बताती है भैया को। आखिर कब तक चलेगा यह सब? वैसे तो तू इतनी स्ट्रांग है, फिर इसके सामने क्या हो जाता है तुझे? यूं कमज़ोर पड़कर तू उसकी आदतों को और बढ़ावा दे रही है। ये सही नहीं कर रही है तू रूही। तो क्या तू क्या चाहती है? भैया को यह सब बताकर परेशान कर दूं? जानती है ना जब उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? पर कुछ नहीं। रूही को शांत करने के लिए, बात बदलने के लिए टीना ने कहा, अच्छा जैसी तेरी मर्जी, तूने अभी स्विच ऑफ कर दिया है ना, तो अभी तो थोड़ी दिन शांत रहेगा। तू छोड़, अब चल क्लास में, सर आने वाले होंगे। रूही ने थोड़ा नॉर्मल होते हुए लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है। उसके बाद दोनों क्लास लेकर घर के लिए निकल गई। रूही का घर एक मिडिल क्लास फैमिली से है। उसकी फैमिली में उसके पापा सत्यम जी, माँ साक्षी, एक बहन पूर्वी जिसकी अब शादी हो चुकी है, और एक बड़ा भाई दिलजीत है जो आर्मी में है। रूही अपने घर पर आई तो आज उसे उसके घर पर कोई नहीं दिखा। बाहर लॉक लगा देखा तो उसे याद आया कि अरे, सब तो रीना दीदी की शादी के लिए निकल गए होंगे। चाबी से लॉक खोलने के बाद घर के अंदर आकर रूही थोड़ी देर बाहर आंगन में बैठी। उसे आज उसका खाली घर खाने को दौड़ रहा था। वो रूम में जाकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज करके किचन में जाकर खुद ही चाय बना लाई और पीते हुए उसने अपना फ़ोन ऑन किया।
फ़ोन ऑन करते ही उसके भाई का कॉल आया। अपने भाई का नंबर देखकर एकदम से फ़ोन उठाया उसने। भाई ने बोलना शुरू किया, रूही कहाँ है तू? तेरा कॉल कब से ट्राई कर रहा हूँ, बार बार स्विच ऑफ आ रहा है। तुझे पता है ना कितनी चिंता हो रही थी मुझे तेरी। अरे भैया 1 मिनट तो रुको, सांस ले लो। क्या तुम भी बच्चों जैसा करते हो? फ़ोन उठाया नहीं और आपका चिंता पुराण फिर से शुरू। अच्छा बेटू, मेरा चिंता पुराण, ज़्यादा स्मार्ट ना बन, बात मत पलट, सीधा सीधा जवाब दे। अरे भैया वो मैंने मन ही मन वो उसने सोचा कि फ़ोन क्यों स्विच ऑफ कर रखा था, यूं ही फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। वो किसी का फ़ोन स्विच ऑफ होने का रीज़न नहीं बताना चाहती थी, स्पेशली अपने परिवार वालों को, क्योंकि वह उसके छोटी छोटी बातों से ही परेशान हो जाते हैं। उसने बात को घुमाते हुए कहा, भैया वो मैं क्लास में थी ना, इसी वजह से मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। अभी घर आई हूँ तो ऑन किया है, और ऑन करते ही आकर कॉल आ गई आपकी, तो आपसे बातें करने लगी हूँ। तूने ना सच में मेरी जान निकाल दी थी रूही। आज तक कभी तेरा फ़ोन स्विच ऑफ इतनी देर तक नहीं हुआ था। कितनी परवाह हो रही थी मुझे तेरी, तुझे पता भी है। पर भैया देखो, अब मैं भी क्या करती, क्लास में फ़ोन स्विच ऑफ करके ही अलाउड है। चल ठीक है, और बता क्या कर रही है? भैया फ़िलहाल तो बोर हो रही हूँ। आप तो जानते ही हो ना कि मम्मी पापा शादी में होंगे और आप जम्मू में। अकेले अकेले मन नहीं लग रहा है। हाँ, अकेले भी तो एंजॉय करने का एक अलग ही मज़ा होता है। आज तुझे मौका मिला है तो खूब मस्ती कर ले। क्या भैया, कोई हो तो ना मस्ती करूं। मेरी छोड़ो, आप बताओ जम्मू के क्या हाल है? क्या हाल? सब वही पुराना, रोज की झड़प, गोलीबारी, और क्या। अब बचा ही क्या है हमारी ज़िंदगी में इसके अलावा? अरे भैया, अभी तो अपनी की ज़िंदगी में बहुत कुछ बाकी है। अभी तो शादी करनी है आपको, भाभी लानी है मेरे लिए। यूं ही बच नहीं सकते आप। मुझ पर बहुत जोर चलाते हो ना आप। अब मेरी बारी आएगी, जब भाभी का जोर आप पर चलेगा, और मैं देखूंगी। कोई आई पसंद आपको? बता सकते हो मुझे? रूही लगता है तेरे ख्वाब तो धरे रह जाएंगे, क्योंकि मैंने तो शादी कर लिया है। कब किया भैया आपने शादी? अरे मैंने किया ना अपने कर्तव्य से। अब तो मेरे लिए यही देश सेवा ही है। तो मेरे जोर से तो नहीं बच पाएगी तू। बच्चों इतनी जल्दी? तो बचना भी कौन चाह रहा है? वैसे आप कब आ रहे हैं? आंखें तरस गई हैं आपको देखे। आना तो मैं भी चाह रहा हूँ, पर फिलहाल इसकी इजाज़त नहीं मिली है। मिशन पर हूँ, जिस दिन मिशन पूरा हो जाएगा उसके अगले दिन ही तेरा भाई तेरे पास होगा। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। अच्छा ठीक है, ज़्यादा बाहर मत निकलना, और अपना ख्याल रखना। मुझे अब निकलना है अपनी शिफ्ट के लिए। बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है भैया, बाय। अगले दिन रूही टीना के साथ क्लास की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने से आते हुए अभय पर पड़ी। तो उसने टीना से कहा, टीना तू चल, मैं बस अभी आई। टीना उसको रोक के पूछना चाहती थी कि कहाँ जा रही है, पर रूही का ध्यान सिर्फ अभय पर था। वह बिना कुछ सुने ही आगे बढ़ गई। अभय रिसोर्स रूम की तरफ बढ़ ही रहा था, रूही भी उसके पीछे पीछे चली आई। अभय वहाँ बैठकर कुछ कागजों को फाइल से अलग कर रहा था। उसी में मशगूल था वह। रिसोर्स रूम का उस वक्त एकदम खाली था। दरवाजे पे खड़े होते हुए रूही ने अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए दरवाज़ा खटखटाया। अभय ने दरवाजे की तरफ देखे बिना कहा, कमिंग। रूही अंदर चली आई और उसने कहा, वह कल के लिए सॉरी। अभय ने आवाज़ सुनकर उसकी तरफ नजरें करते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल थप्पड़ मारकर तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? मैं उसी के लिए तो सॉरी बोलने आई हूँ। मुझे कल सच में पता नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है। मुझे लगा तुम लोग। वह सब तो कल मैं सुन चुका हूँ। अरे छोड़ो उसे, पर बाद में पता चला आप सही थे और मैं गलत। हाँ, थप्पड़ छापने के बाद पता चला तुम्हें कि मैं सही था और तुम गलत। अरे अब सॉरी बोल रही हूँ ना, मानती हूँ गलती मेरी थी। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। अब हूँ तो इंसान ही ना, हो गया गलती, तो क्या करूँ मैं? अभय टेबल पर रखे हुए पेपर वेट को घुमाते हुए बोला, अच्छा तो अब तुम्हें सॉरी चाहिए? ठीक है, कर दिया माफ़। पर क्या? माफ़ करने के बदले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। रूही को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने कहा, क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या नहीं? हाँ कहो। कहकर अभय मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। रूही अभय को खुद की तरफ आते हुए देखकर अपने पैर पीछे की तरफ खींचने लगी। रूही मन ही मन कहने लगी, रूही तू ना सच में पागल है। क्या ज़रूरत थी इसे सॉरी बोलने की? जानती है कितना ही इसको एक अच्छाई नहीं दिखी और आ गई सॉरी बोलने। देख
अब क्या करेगा ये पता नहीं। ना इसने भी औकात कहीं ना दिखा दी हो अपनी। रूही डर के कारण अपने कदम पीछे ले रही थी और मन ही मन सोच रही थी। एकदम वो टेबल से टकरा गई। अब तक अभय भी उसके बहुत पास आ गया और एकदम से अगले ही पल बिना कुछ कहे उसकी कमर पर हाथ रखते हुए अपनी तरफ करते हुए उसको कसकर गले लगा लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।